नमस्कार, जय श्री राम। बंगाल में कुछ ऐसा हुआ जिसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों पर पड़ने वाला है, चुनावी तैयारियों पर पड़ने वाला है और आने वाले समय में वो हिट करेगा यूपी इलेक्शन। अब बंगाल में हुआ क्या? बंगाल में लगभग 70-75% मुसलमान जो वहां के थे, वो डायरेक्ट ओबीसी के अंदर आते। बंगाल के अंदर ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण, दलित, बैकवर्ड इसकी राजनीति कभी हुई नहीं। ना लेफ्ट ने की, ना टीएमसी ने की और भाजपा भी नहीं कर रही। हुआ ये कि बंगाल के अंदर ये जो लोग वर्ग थे, इनको हटा दिया, इनका आरक्षण, मुसलमानों का आरक्षण समाप्त किया। तो ओबीसी आरक्षण जो 17% बंगाल के अंदर था, वो 7% पर आ गया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ लोग बैठे हैं, इसको योगी जी के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं कि देखिए, भाजपा ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त करना चाहती है। वहीं इसका अंतर दूसरी तरफ भी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हो रहा था कि ब्राह्मण वोट किसकी तरफ जाए। अब इसका प्रभाव क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे, किंतु सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ हो रहा है, उसके 4 न्यूज को मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। पहले उस न्यूज को देखिए कि यूपी, मैं बार बार कहता हूं कि यूपी की आवश्यकता योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज जी को कोई आवश्यकता नहीं है। 4 जोड़ी भगवा कपड़ा है, वापस मठ में चले जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु अगर कर्नाटका या अन्य राज्यों वाला, बीच में मध्य प्रदेश में भी सिखाने गए थे, वो शिवराज जी को ही सिखाने गए, जिसके कारण ये स्थिति बनी कि अब मोहन यादव आ गए। खैर, वैसी स्थिति आए तो यूपी में सीएम योगी का मेगा प्लान, यूपी बनेगा सबसे बड़ा एआई और डेटा सेंटर का हब। और ये कमाल करने जा रहे हैं, यूपी अब डिजिटल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा केंद्र बनने की तैयारी की है। बुंदेलखंड से इसकी परियोजना शुरू हो सकती है। ये कमाल है, ये विजन है इस साधु का, ये विजन है और उस पर कार्यवाही शुरू कर दी गई। आप अगले 2-3 साल में और देखेंगे, अगर योगी जी रह गए तो। मेरा मानना है कि रहेंगे, इतने मूर्ख लोग नहीं है, किंतु फिर भी। दूसरा एक्शन इसको कहते हैं। आयुष्मान भारत योजना में धांधली करने वाले 200 से अधिक हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्ट कर दिया योगी सरकार ने। भाई, अगर आप पैसे के दम पर सरकार को खरीदना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी की वो सरकार नहीं है। घूस, करप्शन, इन सबसे अधिक घृणा अगर किसी को है, किसी व्यक्ति को है, तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी को। अब जो मैंने बंगाल से खबर शुरू की थी, क्योंकि ये न्यूज भी अपने आप में बड़ा वायरल है। शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या का आरोपी अरेस्ट हुआ, यूपी से हुआ। जाति की लगातार पिपीहिरी बजाने वाले लोग चुप हैं, कह रहे अरे योगी जी तो किसी को नहीं बचा रहे भाई। और सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने चेतावनी दी। इसके अलावे कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग के गठन को लेकर के 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मेट्रो विस्तार पर भी काम हो रहा है। तो अगर आप डेवलपमेंट के दृष्टिकोण पर देखिए और कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये योगी जी का कॉकटेल है, वो कमाल का। तो योगी जी पर आरोप क्या लगाए जा सकते हैं, योगी जी को कहां घसीटा जा सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कल मोहन यादव। बीजेपी कभी दलित और पिछड़ों का भला नहीं चाह सकती। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार 17% से घटाकर 7% कर दिया। मैं कह रहा हूं, राजकुमार भाटी के बाद समाजवादी पार्टी का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो यही डॉक्टर लक्ष्मण यादव बनेगा।
अकेले हराएगा। लेकिन सुनते हैं पहले अखिलेश यादव जी को, ठीक है, सुनना आवश्यक है, बिना सुने हम कैसे समझ सकते हैं चल क्या। नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है उसने ओबीसी का आरक्षण 17% से 7 कर दिया। बताइए, 17% से 7 कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप इस राजनीति पर चलें, क्योंकि आपके एक चेले चपाटे हैं जो ब्राह्मण विरोध की राजनीति पर साधु संत के चोले में राजनीति करने आए थे। अब उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ किस प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं और आपका भला, देश का भला, राष्ट्र का भला किसमें है। इसलिए मैंने पहले वो न्यूज दिखाया कि पिछड़ा आयोग का भी उत्तर प्रदेश में गठन हुआ है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदू की राजनीति करते हैं, हिंदू कैसे सबल बने। चुनाव में इस प्रकार की बातें करना कि भाई बंगाल में ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में कैसा होगा। पहले तो मैं कहता हूं यादवों को सबसे पहले आरक्षण से बाहर कीजिए, यादवों का आरक्षण यूपी में खत्म कीजिए फिर, क्योंकि वो तो सबल है। लेकिन क्या यह न्यायोचित होगा? नहीं होगा। और पूछिए, मेरे पास तर्क है कि क्यों गलत होगा। सभी यादव समाज के भी लोग जो है ना, वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं है। यादव में भी कई गरीबी रेखा से नीचे है। मैं बार बार कहता हूं कि गरीबों को अगर आप पुश करते हैं, बेनिफिट देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू होना चाहिए, हिंदू को मिले कोई दिक्कत नहीं। एक जरूर किया जा सकता है सब क्लासिफिकेशन, और मैं ओबीसी आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन जो नीतीश कुमार जी का मॉडल है उसका मैं बड़ा प्रशंसक हूं। यह आवश्यक होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग रन में यह कहां तक लेके जाएगा इस पर भी अब चर्चा का समय है। अब आते हैं कि इससे क्या योगी आदित्यनाथ महाराज जी को आप हटा लेंगे? योगी आदित्यनाथ जी जिस हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं उसे आप नहीं रोक पाएंगे। ये जो 7%, 8%, ठीक है, ये जो 7-8% की जो बात हो रही है वही आपका कोर वोट बैंक था, वाई कम्युनिटी, बाकी एम कम्युनिटी। वाई कम्युनिटी का जो पूरा वोट है वो इस बार आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि राष्ट्रवादी यादव, देशभक्त यादव और हिंदू यादव आपको वोट नहीं करेगा। आपने तो अपनी लाइन क्लियर कर दी ना कि आप सड़क पर नमाज पढ़वाएंगे। आपने तो क्लियर कर दिया कि हाँ आप सड़क पर नमाज पढ़वाएंगे, तो पढ़वाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सड़क पर नमाज क्यों होनी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जिस प्रकार से ये लोग अवैध लोगों को बसाने के पक्ष थे, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का दूसरा चाल और चरित्र दिखाता है। देखिए, मैं आंकड़ों की बात करता हूं। आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा 300 सीट पर खड़ी है, भाजपा मुश्किल में है। एनडीए 250 के ऊपर आज अगर चुनाव हो जाए तो 240-250 के ऊपर आज एनडीए को नहीं वोट मिलेगा। लेकिन अभी चुनाव में 8 महीने की दूरी है, भाजपा को भी कुछ कोर्स करेक्शन करना है, और ये सारा कोर्स करेक्शन करने के बाद मैं देखूंगा कि बीजेपी को ये 300 के नीचे कहां रोकते हैं या 270-80 के नीचे कहां रोकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को हटाने को लेकर के सिर्फ अखिलेश यादव बेचैन नहीं है, राहुल गांधी भी बेचैन है, देश का वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम भी बेचैन है, क्योंकि उनको पता है कि अगर बंगाल के बाद यूपी वापस रिपीट हो गए तो 2029 में इसी मोदी के सामने बैठ करके बात करना। और मोदी की डिप्लोमेसी तो आपको पता है कि कल क्या हुआ। मैं फिर भी लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई मोदी ने तो मेलोडी ट्रॉफी दे दी है, तो जो है इटली और
मोदी इतना बेवकूफ नहीं है। मैं कुछ 2 कॉरिडोर के बारे में जिस पर चर्चा हो गई उनके बारे में बताना चाहता हूं, ठीक है, जिसके बारे में आज के समय कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचेगा कि भाई ये कितना बड़ा काम कर दिया है मोदी ने देश के लिए। ईस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है, जो कि शिपिंग इसके लिए कनेक्टेड होगा यूनाइटेड अरब अमीरात के वाया, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से। दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर कंबाइंड रेलवे रोड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट कार्गो शिप के लिए यूएई तक। एक बार यूएई तक पहुंच जाए उसके बाद सी रूट तो अवेलेबल है ही। सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इजराइल। और तीसरा यूरोपियन लिंक फ्रॉम द पोर्ट्स इन इजराइल, जो कि जॉर्डन और इसके थ्रू जाएगा, कनेक्टेड रूट। यानी 3 अल्टरनेटिव रूट पर काम कर रहा है। आपने देखा कि भारत इटली का में निर्यात करने वालों में टॉप 10 में शामिल हो गया, अपने गुड्स को निर्यात करने वालों में। अगर 2 रुपए की टॉफी से ये हो जाता है, और वो स्वयं राष्ट्रवादी हैं, अपने राष्ट्र का हित सोचती हैं, और राष्ट्रवादी मतलब होता है राइट विंग नहीं, लेकिन वो कही जाती है राइट विंग। वो बार बार कहती है कि इटली में बसे हुए घुसपैठियों को निकालना जरूरी है। वो जिस प्रकार से रेडिकल फंडामेंटलिस्ट के अगेंस्ट हैं, मोदी भी रेडिकल और फंडामेंटलिस्ट के अगेंस्ट, योगी भी हैं। और ये ना समझिए कि सिर्फ बंगाल का असर पड़ता है, ये सारे कार्यों का असर पड़ता है। अब विपक्ष की आखिरी उम्मीद क्या है? विपक्ष की आखिरी उम्मीद है कि भाई इस देश में पेट्रोल डीजल की भारी कमी हो जाए, महंगाई चरम स्थल पे पहुंच जाए, ठीक वैसा ही जैसे जर्मनी में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ये पूरी दुनिया में जो युद्ध हो रहा है, ये जो पूरी दुनिया में चल रहा है, इसको आप ये कह दो कि ये भी एक सर्टेन सेक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 टाइप का था, जिससे इंपैक्ट पूरी दुनिया को हुआ। हां, लोग कम मरे, ये करा दो, फिर देखेंगे योगी कैसे जीतता है। यानी आप भी चाहते हैं कि दुनिया में हो रही घटनाओं का प्रभाव का मजा उत्तर प्रदेश चुनाव पर लें, और सब मिलकर के। अच्छा, यूएस में बैठा हुआ एक एसेट है, डीप स्टेट है, वो भी चाहता है कि योगी हारे। अच्छा, वो क्यों चाहता है? क्योंकि योगी अकेले यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना जाए। देखिए, भारत में इनको योगी और मोदी से ये प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं, इनको ये प्रॉब्लम है कि ये विकास कर रहे हैं। और विकसित भारत अमेरिका के लिए एक और चाइना से बड़ा सरदर्द हो जाएगा। चाइना तो पहले से बना हुआ है, और ये तो नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर चिप का डील करा है, और अपने नाम पे नहीं करते मोदी जी, ठीक है। नीदरलैंड के साथ जो सेमीकंडक्टर की डील हो गई, ये अपने नाम पर नहीं करते, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये जो सेमीकंडक्टर का डील हुआ है डच कंपनी के साथ, ये डील कितना बड़ा डील है, इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए कि क्या इसका प्रभाव यूपी के 1 ट्रिलियन की तरफ नहीं, 1.5 ट्रिलियन की तरफ लेके जाएगा यूपी को। सबसे अधिक फायदा यूपी उठा लेगा, क्योंकि ब्रह्मोस वहीं पे बन रहा है। सबसे बड़ा वेपन हब, हथियारों का सब कुछ अब निर्माण यूपी में शुरू होगा। तो डच कंपनी ASML भारत में पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, जो कि फरवरी में स्थापित करेगी, जो कि गुजरात के थालोर में बन रहा है। और टाटा के साथ और इनके साथ इनका हुआ है। नीदरलैंड की यात्रा में सेमीकंडक्टर को लेकर के टाटा इलेक्ट्रिक्स और दुनिया की दिग्गज कंपनी ASML के भी बड़ा कार्य। दूसरा कंपनी असम में फिक्स होने वाला है, तीसरा यूपी में, चौथा कोई गेस कर सकता है? R&D और बाकी यूनिट के लिए चलिए रिप्लाई कभी दे दूंगा, लेकिन चौथा जिस तरफ जाने वाला है वो या तो बिहार जाएगा या बंगाल जाएगा। बंगाल जाने की संभावना थोड़ी अधिक है,
लेकिन उसका प्रभाव बिहार में डायरेक्ट बनेगा, क्योंकि तब तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर बन जाएगा। यानी भारत का जो वर्तमान, स्पेशली ये पूरा एरिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वर्तमान संरचना है, ये संरचना हम राष्ट्रवादियों को अगले 15 साल तक नहीं बदलने दें। अगर देश को आप वहां देखना चाहते हैं जहां कभी आपके पूर्वजों ने सोचा होगा कि हम वापस उस ऊंचाई तक पहुंचे। कल भाऊ तुरसेकर गुरुजी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता मैं देखूंगा कि नहीं, किंतु बेटे तुम देखोगे। इसी योगी, मोदी, शुभेंदु के द्वारा तुम देखोगे कि भारत की तकदीर बदल गई। चिकन चेस्ट चिकन मगरमच्छ हो जाएगा। तुम देखोगे पाकिस्तान कई टुकड़ों में और टूटेगा। तुम देखोगे कश्मीर में भी सरकार बनते हुए, केरल में भी और तमिलनाडु में भी। मैं रहूंगा कि नहीं मुझे पता नहीं, थोड़ा लगा कि समय गुजरेगा। और भाव ने जब ये बातें बोली तो आंखें नम हो जाती। परंतु यही बातें कुछ दिन पहले राजीव नारायणन सर भी बोल रहे थे और चैनल पर ही बोल रहे थे। देखिए, उन्होंने जो कहा कि आने वाली पीढ़ी, हम तो रहेंगे नहीं, आने वाली पीढ़ी देखेंगी। कैसे निस्वार्थ भाव से गुरुदेव लोग भारत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम जैसे लोग कहां चूक जाते। सब कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी ने कहा कि मुझे एक फोन आया कि भाऊ के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने बोला भाऊ की एक कंपनी चलती है, पब्लिकेशन हाउस चलती है, भाऊ अपने लिए 1 रुपए का डोनेशन नहीं लेते। हाँ, पब्लिकेशन हाउस जिससे अश्वमेघ जैसा किताब वगैरह छपता है, उसमें अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, भाव को जरूर योगदान दें। तो मन में ये भाव आता है कि हम देश, देखिए देश ने हमारे लिए क्या किया ये कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। एक अच्छा देश वो होता है जिस देश के देशवासी ये सोचे कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या योगदान कर सकते हैं इस देश के निर्माण में। लोगों ने ट्रोलिंग करते हुए अभी मोदी जी से कहना चाह रहा, सारा सेक्रीफाइस हम ही करें। हाँ, हमको ही करना चाहिए, इसी को देशभक्ति बोलते हैं। और कौन करेगा? इमरान खान करेगा, आसिम मुनीर करेगा, मोहम्मद यूनुस आपके देश के लिए करेगा, और सारा सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं। ये भ्रम में आप कब से आ गए? इनफैक्ट आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं? उन देशों में जाके देखिए जहां इस समय 15-15 घंटे का पावर कट है, और भारत में कल भीषण गर्मी थी। उस भीषण गर्मी में आप कलेजे पर हाथ रख के बताइए, जो 2014 के पहले जन्म लिए हैं, उतनी गर्मी, उतना पावर कंजम्पशन, जितना एसी और सब कुछ आज लगा हुआ है, अगर यूपी में अखिलेश राज में होता, 2017 में भी मैं कह रहा हूं, तो आप झेल पाते? नहीं झेल पाते। आज जो पावर कंजप्शन, मैं बिहार की तुलना करता हूं, इससे आपको समझ में आएगा मोदी सरकार, योगी सरकार क्या कर रही है। बिहार के अंदर कल 8818 मेगावाट बिजली खपत हुई। हम लोग कहेंगे इतनी खपत कैसे बढ़ी? भैया घर घर में एसी लग रहा है, गांव गांव में एसी लग रहा है, लेकिन बिजली ट्रिप नहीं हुई। कल जो बिहार में बिजली की स्थिति थी, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने अपने कॉलोनी में चंदा करके 30-40 हजार रुपए इकट्ठा करके बिजली कंपनी को दिया कि आइए ट्रांसफार्मर हमारे कॉलोनी में वापस लगा लीजिए। और वो ट्रांसफार्मर घूस 30-40 हजार इकट्ठा करने के बाद जो दिया गया, उससे 20 दिन बाद आपके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा। आज यूपी, बिहार, एमपी कहीं ऐसी स्थिति है? बिजली खपत कैसे नहीं बढ़ेगी? 1971 में बिजली थी मेरे गांव में, फिर कट गई, फिर 30 साल बाद 1991 में आई, और 1992 में कटी। ट्रांसफार्मर गायब होने के बाद तो कभी आई नहीं, तार लटके रहे। फिर बिजली आई 2016 में,
और प्रधानमंत्री जी के वो जो संकल्प था कि गांव गांव को का विद्युतीकरण होना चाहिए, और ऐसी आई कि कल भी गांव में मेरे 21 घंटे लाइट थी। गांव गांव में मोटर लग गया, कूलर लग गया, टीवी, फ्रिज, पंखा सब चलने लगा। मेरा गांव देखते देखते पूरी तरह से बदल चुका है। अब हर घर में प्रेस होता है, आयनिंग, हर घर में एलईडी टीवी है, हर घर के अंदर डिश एंटीना है, हर घर के अंदर टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, सब है, और तब भी बिजली नहीं जा रही है। पहले क्या था, एक बल्ब था और वो भी नहीं जल रहा था। ये सामान्य परिवर्तन आपको लगता है? जरा अपने आप को 2014 से पहले वाले भारत में ले जाके देखिए, तब आपको याद आएगा कि ये सामान्य परिवर्तन के तो हम लोग 10 साल में आधी बना दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने। वरना गर्मी का ही दिन था, सुशील शिंदे उस वक्त ऊर्जा मंत्री थे, और भारत में पूरे एक दिन का ब्लैकआउट हो गया था। पूरे एक दिन का लोग पानी पानी चिल्ला रहे थे सड़कों पर। ज्यादा पहले जाने की जरूरत नहीं है, 2011 की बात बता रहे हैं, कोई सदियों पुरानी बात नहीं है। और ये सब मिलकर के योगी आदित्यनाथ महाराज जी को सारे चोर इकट्ठा होकर के हराना चाहते। ये विडंबना है। कमर कस लीजिए, क्योंकि आपको तो पता है मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। मैं लक्ष्य साध लेता हूं और फिर लक्ष्य की पूर्ति की तरफ निकल पड़ता हूं। और लक्ष्य ये साधा है कि योगी जी को 300 सीट जिताना है। अब कैसे आएगा, उसमें कितना परिश्रम लगेगा, ये मैं नहीं सोचता। तो आपको क्या लग रहा है कि बंगाल चुनाव के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद मुझ जैसा व्यक्ति शांत हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो हर तरफ से ये समाजवादी, नमाजवादी, वामपंथी, कांग्रेसी साफ चाहिए। ये कचरा अपने आसपास नहीं फेंकना। आने वाली पीढ़ी को हम एक सशक्त भारत, एक ऐसा राष्ट्र जहां हिंदू बहन बेटी खुलेआम निकल सके, सड़क पर चल सके, कोई जिहादी आपकी बेटी को देख करके उठाने का ना सोचे, साहस ना कर सके, जहां भय मुक्त वातावरण हो, जहां आर्थिक रूप से उन्नत, सब कुछ उन्नति हो। यही उन्नति देश को चाहिए, और ये उन्नति तब आएगी जब लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होगा। वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए। एक ढोंगी संत महाराज जी हैं जो आजकल कह रहे हैं कि नहीं, गौ हत्या पर पाबंदी लगनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गौ तस्कर अगर कोई था तो अतीक अहमद था। अतीक अहमद था। उस अतीक अहमद की जब 3 लड़कों ने हत्या कर दी तो उसकी जांच की मांग वही संत महाराज जो अपने आप को कह रहे हैं और ब्राह्मणों को अलग करना चाहते, वो करा रहे। राजनीति में नहीं फंसना है, लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है। आपका लक्ष्य इस समय सिर्फ एक ही होना चाहिए, योगी सरकार कैसे बने, बस। क्योंकि राजनीति में पासे और खेल सब बदलने शुरू हो गया, इस बात को ध्यान रखिए। आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।